नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मास्टर स्ट्रोक में बड़ी खबर आ रही है। रूस और यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई अब तक की जंग में दोनों तरफ के लोगों को मिलाकर अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है कि उसने 100 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के भी 100 से ज्यादा लोगों की इस हमले में मौत की खबर सामने आई है। यूक्रेन दावा कर रहा है उसने कई रूसी जहाज, हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिराया है। तो पिछले 19 घंटे से रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग जारी है। सीधे रुख करते हैं वॉर जोन से हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, जो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, राजधानी यूक्रेन की कीव जहां आप मौजूद हैं और कीव को ही टारगेट पर लेकर रूस की तरफ से ये हमले जिनमें तेजी आ चुकी है, फिलहाल क्या स्थिति है कीव में? बिल्कुल रोमाना जी, इस समय मैं यूक्रेन की राजधानी कीव के उस इलाके में खड़ा हूं जहां आमतौर पर बहुत रौनक होती थी, लेकिन फिलहाल यहां वीरानी पसरी हुई है। मेरे ठीक बगल में जो पुलिस हेडक्वार्टर है उसकी बिल्डिंग है और यहां पर हलचल सुरक्षा स्थितियों को लेकर है। लगातार यहां से हम देख पाते हैं कि यहां से गाड़ियों में हथियार निकाले जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ले जाने के लिए। सुरक्षा की स्थिति को लेकर चिंताएं निश्चित रूप से यहां लोगों के बीच में है। राइट सेक्टर की रिपोर्ट आपने भी देखी रोमाना की, जिस तरीके से यहां वॉलंटियर्स शामिल हो रहे हैं पैरामिलिट्री ग्रुप्स में और वो सेना के साथ मिलकर अग्रिम मोर्चों पर जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस लड़ाई को लेकर यूक्रेन के लोगों के मन में आशंका है, क्योंकि रूस की जो बड़ी सेना है उससे किस तरीके से यूक्रेन की सेना मुकाबला कर सकती है, क्योंकि तीन तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है, रूस से या बेलारूस जो कि रूस का ही सहयोगी है। रूसी सैनिकों की मौजूदगी लगभग 2/3 हिस्सा जो है यूक्रेन का उसको कवर करती है। यानी ऐसे में यूक्रेन के लिए चुनौती बहुत बड़ी है और इस के मद्देनज़र लगातार कीव में मार्शल लॉ पूरे यूक्रेन में लगाया जा चुका है। यानी सेना के हाथ में स्थिति है। कीव की अगर हम बात करें तो हर थोड़ी देर में सायरन बजते हैं, लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड या जो बेसमेंट्स हैं वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर बाद जब स्थिति सामान्य होती है तो लोग निकलते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्थिति है इस समय कीव में। बाहर आवाजाही के रास्ते जो हैं वो लगभग बंद हैं। करीब 50 किलोमीटर के रास्ते पर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर नुकसान के बाद पूरा यूक्रेन का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। जहाँ तक भारतीय छात्रों की बात है, जिसको लेकर भारत में भी लोगों की बहुत सारी चिंताएं हैं रोमाना, उनके बारे में एक अपडेट मैं आपसे शेयर कर दूं कि उन्हें भारतीय दूतावास ने एक स्कूल की बिल्डिंग के अंदर फिलहाल सुरक्षित रखा है। और ये वो छात्र हैं जो कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से कीव पहुंचे थे, जो यहाँ से निकासी की जो फ्लाइट्स अरेंज की गई थी खास तौर पर उनके लिए, लेकिन वो फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो पाई। अब कोशिश की जा रही है कि हंगरी के रास्ते यानी बाय रोड हंगरी के रास्ते उस बॉर्डर से यूक्रेन से इन लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके, उसके लॉजिस्टिक्स तय किए जा रहे हैं। और अन्य जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए भी एडवाइजरी इशू की गई है, जितनी से जल्दी हो सके वो यूक्रेन से बाहर सुरक्षित निकल जाएं, क्योंकि हालात को लेकर लगातार सबकी चिंताएं हैं। संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चिंताएं हैं, भारत में चिंताएं हैं और यूक्रेन में खासी फिक्र है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारत की प्राथमिकता यही कि जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में उन्हें किसी तरीके से सुरक्षित वापस देश लाया जाए। इस बीच प्रणय उपाध्याय, जो शाम तक खबरें थी कि उत्तरी कीव के बेहद नजदीक रूसी सेना पहुंच चुकी है, इस वक्त का अपडेट क्या है? कीव से कितने फासले पर इस वक्त होगी रूसी सेना? प्रणय, देखिए अलग अलग दावे हैं फिलहाल रोमाना, लेकिन ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली कितनी दूरी के ऊपर रूसी सेना है, क्योंकि इस तरीके की रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं। ओडेसा, मारियापोल, खार्कोव, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रूसी सैनिकों की गतिविधि देखी गई। उसके अलावा जो अटैक्स हैं या जो बम्बार्डमेंट हैं या मिसाइल फायरिंग्स हैं वो इन इलाकों में दर्ज की गई। लेकिन जहां तक पैदल सेना का सवाल है या इन्फेंट्री ब्रिगेड्स का सवाल है, इस तरीके का मूवमेंट कीव की तरफ फिलहाल नहीं हुआ है। और अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो उसके लिए रेजिस्टेंस की जो तैयारी है वो कीव की तरफ से यानी यूक्रेन की तरफ से की गई है और जो सैनिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। बार बार दोनों तरफ से दावे आपने भी देखे खबरों में रोमाना। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, वहीं रूस ने दावा किया है कि उसने जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। फिलहाल दोनों तरफ से केवल दावे ही हैं। बिल्कुल, जहां तक जमीन का सवाल है किए जा रहे हैं और फिलहाल जमीन पर जो स्थिति है उसी का अपडेट प्रणय उपाध्याय दे रहे हैं कि सन्नाटा कीव में पसरा हुआ है। यूक्रेन पर रूसी हमले को करीब 19 घंटे होने को आए हैं। हर बीतते मिनट के साथ
हमला और ज्यादा तेज होता जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बड़ी रूसी सेना के सामने ये नाकाफी है और अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर ये जंग कितनी देर तक चलेगी, कितने वक्त और यूक्रेन सामना कर पाएगा रूसी सेना का। यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर दिया। यूक्रेन के लिए 24 फरवरी की सुबह तबाही का संदेश लेकर आई। सुबह करीब 5 बजे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के नाम संदेश दिया तो उनका भाषण बेहद आक्रामक था। उन्होंने रूसी सेनाओं को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और उसके बाद एक यूक्रेन के शहर बम धमाकों से दहल उठे। रूसी सेना ने सबसे पहले यूक्रेनी सेना के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एयर डिफेंस ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाया, उन्हें तबाह कर दिया। रूसी हमले का नतीजा यह हुआ कि कुछ ही घंटों के भीतर यूक्रेन की खुद की रक्षा करने की ताकत बेहद कम हो चुकी है। काउंटर अटैक करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके होस्टोमेल की हैं। रूसी सेना के करीब 20 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने इस शहर पर जबरदस्त हमला किया। हमले की वजह से शहर धुएं के गुबार से घिर गया। खबरों के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने यहां एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक रूसी सेना के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर को कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलों से मारा गया है। यही नहीं, रूसी सेना की तरफ से क्रूज मिसाइलों से भी जबरदस्त हमला किया गया है। क्रूज मिसाइलों के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सेना के कई ठिकाने इसमें तबाह हो गए हैं। मैं इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हूं। रूसी हमले के सामने यूक्रेन और कीव कब तक टिक पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि रूस ने जिस तरीके से हमला किया है वैसा हमला हाल फिलहाल में यूरोप के किसी देश में नहीं देखा गया है। ऐसे में यूक्रेन में फिलहाल डर है, खौफ है, अफरा तफरी है। पिछले कई महीनों से रूस यूक्रेन से सटी सीमाओं पर हमले का अभ्यास कर रहा था। यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। प्लान के मुताबिक यूक्रेन पर तीनों ही तरफ से एक साथ हमला किया गया है। आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं कि रूसी सेनाएं कैसे यूक्रेन में घुसी हैं। यूक्रेन के मैप पर जहां आपको ये निशान दिख रहे हैं, वहां रूसी सेनाओं ने अटैक किया है। बेलारूस वाले रास्ते से रूसी सेनाओं ने लत्स्क, इवानो-फ्रंकोव्स्क और राजधानी कीव पर अटैक किया है। वहीं पूर्वी सीमा की तरफ से सबसे बड़ा हमला खार्किव पर किया गया है। इसके अलावा निप्रो, रामातोरस्क, मरियोपोल पर भी जमीनी और हवाई हमले किए गए हैं। और जैसा कि हमले का तीसरा रास्ता क्रीमिया की तरफ से लगातार बताया जा रहा था, वहां से भी रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुसी हैं। खेर्सन और ओडेसा शहर उनके हमले की चपेट में आए हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। रूसी सेनाओं से लड़ रहे जवानों से बात की, उनका हौसला बढ़ाया और युद्ध के हालात की जानकारी ली। लेकिन ज़ेलेंस्की भी जानते हैं कि रूस के सामने उनकी सेनाएं ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती, क्योंकि जिस पैमाने पर रूसी सेनाएं यूक्रेन में घुसी हैं, जिस तेजी से उनकी आर्मी और एयरफोर्स हमला कर रही है, उससे लग रहा है कि जंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचने वाली। यूक्रेन पर किए गए इस हमले के पीछे रूस की रणनीति को साफ साफ देखा जा सकता है। रूसी सेनाओं की कोशिश है कि यूक्रेन की फौजों को पूर्व के मोर्चे पर अटका के रखा जाए, उलझा के रखा जाए, ताकि कीव के किले को कमजोर किया जा सके और उसका फायदा उठाया जा सके। दरअसल रूसी सेना की प्लानिंग यह है कि वो यूक्रेनी सैनिकों को नेपियर नदी के उस पार ही फंसा दे, उनकी वापसी का रास्ता बंद कर दे, जिससे उनके पास कोई चारा बचे नहीं। रूसी सैनिक जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसे अगर नक्शे के जरिए देखा जाए तो बात जल्दी समझ आ जाएगी। देखिए, ये है यूक्रेन की राजधानी कीव। रूसी सैनिकों ने इसे चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर में बेलारूस की तरफ से सैनिक पहुंच रहे हैं, दक्षिण में क्रीमिया की ओर से भी रूसी सैनिक कीव की तरफ आ रहे हैं, पूर्व से भी रूसी सैनिक और अलगाववादी आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के ज्यादा सैनिकों की कीव से पूर्व में तैनाती है, यानी घेरे जाने के बाद यूक्रेन के सैनिक नेपियर नदी पार नहीं कर पाएंगे और बीच में ही फंसकर रह जाएंगे।
यानी रूस की मंशा बिल्कुल साफ है, उसकी प्लानिंग बहुत क्लियर है। यूक्रेन के पास वो एक भी विकल्प छोड़ना नहीं चाहता। देखिए, दुनिया की तमाम पाबंदियों और अपील के बावजूद रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बारिश से परहेज नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए रूस की सेनाएं यूक्रेन पर चौतरफा धावा बोलती हुई आज सुबह से नजर आ रही हैं। 19 घंटे बीत चुके हैं और अब यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रूस जमीन से आसमान तक कहर बरपा रहा है। यूक्रेन भी झुकने के लिए तैयार नहीं। हालांकि सैन्य ताकत की तुलना में यूक्रेन रूस के आगे कहीं नहीं टिकता। इसके बावजूद यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि रूस की सेनाएं तेजी से यूक्रेन में दाखिल हो रही। यूक्रेन की सड़कों पर रूस के बढ़ते सैन्य वाहनों का काफिला, लगातार तस्वीरें उसके सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों में एक खास निशान बना हुआ है जो रूस के इरादे और उसकी रणनीति का एक अहम कोड है। मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में हम उसी कोड को आज सुलझाएंगे आपके लिए। Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. पुतिन के इस धमकी भरे ऐलान के बाद यूक्रेन में बारूद बरसने शुरू हो गए और हर ओर जंग की तबाही और चीख पुकार मचने लगी। गोलाबारी सुबह 5 बजे शुरू हुई। मैंने शोर सुना और जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि हमला हो रहा है। मेरे पड़ोसी को एम्बुलेंस ले गई। उसको पैर में चोट लगी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो चोट गोली से लगी थी कि नहीं। यूक्रेन में जब रूसी बारूद की बारिश शुरू हुई और धमाकों की आवाज से दर्जनों शहर टहलने लगे, एबीपी न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो लगातार आप तक यूक्रेन की पल पल की जानकारी पहुंचा रहे हैं। उनकी नजर से समझते हैं कि जब रूस के हमले की शुरुआत हुई तो वहां कैसा मंजर था। इस समय आपसे बातचीत के लिए एबीपी न्यूज के दर्शकों तक खबर पहुंचाने के लिए जिस समय हम खड़े हुए हैं, ये कीव शहर का सिटी सेंटर के करीब का इलाका है और सिटी सेंटर के करीब के इलाके में भी लगातार धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। दूर से लगातार गूंजते हुए धमाकों की आवाज रह रहकर यहाँ सुनाई दे रही है। हालांकि रूस के इरादे काफी दिनों से साफ थे, इसके बावजूद ये उम्मीद बाकी थी कि बातचीत से शायद चीजें ट्रैक पर आ जाएं। लेकिन मामला तो ट्रैक पर नहीं आया। अलबत्ता रूस के ये टैंक जरूर यूक्रेन की ट्रैक पर उतर गए। यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी इलाकों से यूक्रेन में दाखिल हुए इन रूसी टैंकों में एक खास चीज नजर आई। वो है हर टैंक और सैन्य वाहन पर लिखा अंग्रेजी का Z अक्षर। रूस ने हालांकि आधिकारिक तौर से यह नहीं बताया कि उसने अपने टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों पर Z का निशान क्यों बनाया है, लेकिन यह माना जाता रहा है कि युद्ध के दौरान अपनी ही गोलाबारी से अपने टैंक और दूसरे सैन्य वाहनों को नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इस तरह के निशान बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि रूस के यूक्रेन पर हमले को ऑपरेशन Z का नाम दिया गया है। रूस के टैंकों पर Z लिखे जाने को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह भी जायज है। दरअसल रूसी भाषा में Z अक्षर नहीं होता है, इससे मिलती जुलती सिरिलिक भाषा में Z का इस्तेमाल होता है। इसलिए यह माना जा रहा है कि रूस ने टैंक पर सिरिलिक भाषा का शब्द लिखा है। लेकिन सवाल यह है कि रूस के हर टैंक पर ऐसा क्यों लिखा गया है। ध्यान से देखा जाए तो Z भी अलग अलग तरीके से लिखे हैं। किसी टैंक पर सिर्फ Z नजर आ रहा है, किसी मिलिट्री वाहन पर Z किसी स्क्वायर के अंदर है और कहीं कहीं इसे सर्किल के अंदर भी देखा गया है। रक्षा विशेषज्ञों की
इसे लेकर अलग अलग राय है, लेकिन ये तय है कि इन अक्षरों का जंग से कनेक्शन जरूर है, जिसे लेकर अलग अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी के मुताबिक चूंकि रूस और यूक्रेन के हथियार एक जैसे हैं, इसलिए अपने हथियारों की पहचान के लिए रूसी सेना ने मार्किंग की है। हालांकि दूसरी थ्योरी ज्यादा मजबूत है। इसके मुताबिक सैन्य वाहनों पर निशान उनके रूट के मुताबिक बने हैं और एक निशान वाला वाहन एक ही मंजिल की ओर बढ़ेगा। यूक्रेन में दाखिल हो चुके रूसी सैनिकों की मंजिल क्या है, इसका फैसला रूस में बैठे पुतिन कर रहे हैं। इसलिए सवाल यह है कि इस जंग से पुतिन क्या चाहते हैं और इस जंग को लेकर उनका ब्लूप्रिंट क्या है। और देखिए, यूक्रेन कीव की अगर बात की जाए तो वहां शाम के 6 बजने वाले हैं, हिंदुस्तान में 9:30 बजने वाले हैं और ऐसे में टाइम डिफरेंस दोनों देशों के बीच करीब 3.5 घंटे का है। और इस समय भी कीव में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बार फिर से जोरदार तरीके से धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अपडेट के लिए आपको फिर से लेकर चलते हैं वॉर जोन से। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लाइव है। प्रणय, आज की रात यूक्रेन और खासतौर से राजधानी कीव पर भारी पड़ने वाली है। निश्चित रूप से बीते 12 घंटे बेहद भारी कहे जा सकते हैं रोमाना, कीव के लिए ही नहीं पूरे यूक्रेन के लिए, क्योंकि इस समय लाइव के लिए जिस समय हम खड़े हैं यहाँ भी अभी भी रह रहे के धमाकों की 2 आवाज हमने सुनी है। और ये धमाके किस जगह पे हुए हैं, कीव से कितनी दूरी पर हुए हैं, इस बारे में कहना मुश्किल है क्योंकि हम यहाँ पे लाइव पे खड़े हैं। ताज़ा अपडेट सरकार की तरफ से आना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से लड़ाई इंटेंसिफाई हो रही है, लड़ाई रुकने की बजाय लड़ाई बढ़ रही है और ये धौरे धमाके लगातार इसी चीज का सबूत दे रहे हैं। जी रोमाना, ये बड़ी जानकारी जो प्रणय उपाध्याय दे रहे हैं कि जंग जो है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। रूस की तरफ से हमले जो हैं उनमें और धार देखने के लिए मिल रही है और इसी का ये नतीजा कि इस वक्त यूक्रेन में शाम के 6 बजने वाले हैं और एक बार फिर राजधानी कीव यूक्रेन की जो धमाकों की गूंज से दहलती हुई सुनाई पड़ रही है। तो सवाल ये कि यूक्रेन में जंग छेड़कर पुतिन चाहते क्या है, क्यों उन्होंने पूरी दुनिया की अपील के बावजूद ये जंग छेड़ दी है। वैसे तो जंग के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह समझने के लिए पहले आप नक्शा देखिए। यूक्रेन का नक्शा हम आपको दिखाएंगे और इस नक्शे के जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ, आप देख सकते हैं करीब 2300 किलोमीटर की सीमा है जो दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। इसमें 2000 किलोमीटर की जमीनी सीमा है और साथ ही करीब 300 किलोमीटर की समुद्री सीमा। अच्छा, नई सरकार के आने के बाद से यूक्रेन जो है वो नाटो के साथ जाना चाहता है। अब रूस को डर यही कि अगर यूक्रेन नाटो के साथ गया तो फिर नाटो सेना रूस के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी, जो रूस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसे यूक्रेन पर रूस के हमले का ट्रिगर पॉइंट कहा जा सकता है, लेकिन वजह सिर्फ एक नहीं है, इसकी परतों में और भी कई राज हैं। जंग की दूसरी बड़ी वजह यह है कि रूस अमेरिका को दबाव में लाना चाहता है, क्योंकि अफगानिस्तान से लौटा अमेरिका फौरन जंग में कूदने के लिए तैयार है नहीं। अच्छा, तीसरी वजह भी है, वो ये कि यूरोप में वर्चस्व बढ़ाना। रूस की सीमाएं पूर्वी यूरोप के देशों से लगती हैं और वो अपनी ताकत दिखाकर उन पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इतना ही नहीं, पुतिन जो है वो 1999 से किसी ना किसी रूप में रूस पर शासन कर रहे हैं और इस जंग से अब वो जो 23 साल का उनका शासन है उस पर जो सत्ता विरोधी लहर उठ रही है उसे भी एक तरीके से शांत कर देना चाहते हैं। पांचवी बड़ी वजह ये कि यूएसएसआर से अलग होकर यूरोप के करीब गए देशों को इस तरह का संदेश भी देने की एक कोशिश है कि नाटो उनके आगे, मतलब रूस के आगे कुछ भी नहीं है। दरअसल यूएसएसआर से अलग हुए बहुत से देशों की सीमाएं जो हैं वो यूरोप से लगती हैं, जो धीरे धीरे यूरोपीय यूनियन और नाटो के साथ जा रहे हैं। रूस इसे अपने लिए खतरा मानता है। यूक्रेन से जंग की यही वजह है और इस बहाने वो यूरोप की ओर झुकने वाले देशों को भी एक कड़ा संदेश दे रहा है। Ukraine today, as we speak, there is a meeting of the Cabinet Committee on Security, chaired by the Prime Minister in session, to take stock of this situation. Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. Prime Minister is scheduled to speak to the President of Russia, Vladimir Putin, shortly. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine
namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary. Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. A number of steps have been taken over the last month or so to deal with the emerging situation in Ukraine, including the contingencies that could arise, and I'm referring to the situation as we see today. We started the registration of Indian nationals in the Ukraine about a month ago. Our embassy anticipated the need to connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine. Based on the online registration process that was conducted by our embassy, we found that there were close to about 20,000 Indian nationals, including students in the Ukraine. Of these, about 4,000 have since left the country. We have taken a number of measures to facilitate flights out of the country. This includes removing the cap on the number of passengers that could fly out of Ukraine that was imposed by the civil aviation authorities of both countries. There was a 440 numbers that could fly out every week. That cap was removed. We also ensured that the number of flights were augmented rapidly from about twice a week to about 2 flights a day. And that enabled us to get at least 4,000 of our citizens and students out. We should also remember that there were a number of other options available through flights to Dubai and Istanbul and other places from Kyiv. Our embassy in Ukraine continues to be functional, is rendering all assistance possible to Indian nationals there, notwithstanding the fairly complicated and evolving situation that we find ourselves in. The embassy has issued a number of advisories in recent days. Today itself, the embassy has issued 3 advisories, and these provide advice to Indian nationals on the situation as it evolves, travel towards safer places, including western parts of the country that will facilitate the exit by road and other means, safety precautions that our citizens could take, etc. Our ambassador has also sent a personal message to all Indian citizens in Ukraine, providing advice. We are consulting universities, student contractors, providing for the welfare and safety of our students. A control room has been set up in MEA. Now this control room has been functional for the past 7 or 8 days, but we have seriously augmented the strength. We have over 20 officers that are manning these control rooms, this control room in the Ministry of External Affairs on a 24/7 basis. Just to give an example, till now and just today, we have answered 980 calls and dealt with some 850 emails that were sent to this control room. Our embassy in Kiev has also set up a helpline, 24/7 helpline center. The other measure that we have taken is that we have dispatched Russian-speaking officers to Kiev and to the countries neighboring Ukraine. Russian-speaking because the language there is Russian. If you're not Russian-speaking, your utility is far more limited. Some of these officers are already reached and are functioning. Some will be reaching shortly. We've also asked our embassies, our ambassadors in the countries neighboring Ukraine, and I mentioned these, Poland, Romania, Slovakia and Hungary, to send teams of their officers to the border areas with Ukraine to facilitate the exit of Indian nationals from Ukraine, to permit them to come into their countries, so where they can be safely evacuated back to India. And MEA teams are on their way as we speak to Zahoni border post in Hungary, Krakwiec land border in Poland, Visny Nemke in Slovak Republic, and Suceava land border in Romania. We have also asked some of our officers to go across and set up camp offices in Ukraine close to the border. 2 of the places we have identified are Lviv, which is close to Poland, and Chernivtsi, which is close to Romania. And here I think will be sort of facilitation points
Now, our embassy has, it's a very complicated, very evolving situation. It's obviously, certain areas there's conflict. We can't have a single sort of advisory that fits all situations. We have to evolve. We have to see where we are and how and which part of the country you're located and what the situation is. Generally, if we are advising that if you find yourself in a certain difficult situation, then you should remain in secure areas and shelters, etc. If you can, you move westwards towards the borders with some of the countries I mentioned. And these advisories will be continuously issued. These helplines are for that purpose, so that depending on the situation, that advice can be given. One important step that we have taken, because a number of our students were reluctant to leave because the authorities, university authorities had said that the classes must be offline. We have now persuaded all the universities and institutions to allow online classes, and therefore students can actually leave without having to face the strain of not being able to or missing out on their classes. As I said, the situation on the ground is difficult and is rapidly evolving. I want to take this opportunity to assure all Indian citizens, including students in Ukraine and their family members, that we will take all possible steps to bring you back safe and sound, bring your wards back safe and sound. Prime Minister has specifically stated that the Ministry of External Affairs should do everything possible in coordination, of course, with other ministries involved to ensure that facilitation on the lines that I discussed, helplines, control rooms, officers available, shelters, accommodation, facilitation in every manner is done for our citizens. We, of course, had a few citizens outside our embassy also. I'm told that at least तो भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकते हैं और साथ ही भारत की प्राथमिकता यूक्रेन के अंदर जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित देश लाने की है। इसके लिए रास्ता तय किया गया है कि पोलैंड जो सटा हुआ देश है यूक्रेन से, उसी के रास्ते भारतीय छात्र खासतौर से जो फंसे हुए हैं उन्हें वापस देश सुरक्षित लाया जाएगा। और इस बीच यूक्रेन से जंग का नुकसान सिर्फ दुनिया को नहीं हो रहा है, बल्कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध का प्रभाव भारत तक महसूस किया जा रहा है। भारत में आज शेयर मार्केट में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। 2 साल में पहली बार भारत के शेयर बाजार इतना ज्यादा गिरे। इसके अलावा तेल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन जानकार ये भी बता रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में इस युद्ध के असर और भी ज्यादा और गहरे होंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध का सबसे पहले वो असर देखिए जो इस देश के करोड़ों लोगों पर एक साथ पड़ा है। वो असर है शेयर मार्केट के डूबने का। 2 साल में पहली बार शेयर मार्केट में इतना बड़ा नुकसान हुआ। जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है, भारत में शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखी जा रही है। निवेशकों को भी इस भारी गिरावट का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शेयर मार्केट का इतना बुरा हाल होगा। सेंसेक्स 2702 पॉइंट गिरकर 54,529 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 815 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और वो 16,247 पर बंद हुआ। अब आपको आसान भाषा में इस गिरावट का मतलब बताते हैं। शाम होते होते बीएसई के मार्केट कैप में निवेशकों के 13,57,000 करोड़ रुपए डूब गए। 15 फरवरी से मुकेश अंबानी की कंपनियों को 1,12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि गौतम अडानी की कंपनियों के 66,328 करोड़ रुपए डूब गए। मुझे ये लेमन क्राइसिस के दिन याद करा रहा है। तभी भी ऐसी भारी गिरावट हुई थी, लेकिन इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। तभी भी मार्केट लगभग 20,000 से लेके 6,500-7,000 तक इंडेक्स आया था और आज हमने 62,000 भी ऑलमोस्ट देखा। तो इन्वेस्टर जो इन्फोसिस, रिलायंस, एल&टी, टीसीएस जैसे शेयर लेके निवेश करके बैठे हैं, उनको जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। भारत में दूसरा असर तेल के दाम पर होना तय माना जा रहा है।
अभी ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की वजह से सरकार ने हाथ रोके हुए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे फौरन तेल के दाम बढ़ने तय माने जा रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल के दाम भी $100 प्रति बैरल को पार कर चुके हैं। JP मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से तेल की सप्लाई में रुकावट होगी और जल्दी ही क्रूड का दाम $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। लड़ाई लंबी खिंची और दुनिया को रूस की सप्लाई आधी हुई तो दाम $150 प्रति बैरल हो सकते हैं। अब असर समझिए, अगर क्रूड $120 प्रति बैरल हुआ तो भारत में तेल के दाम 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे और क्रूड का दाम $150 प्रति बैरल पहुंचा तो भारत में तेल के दाम में 34 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हो सकता है। इसी तरह नेचुरल गैस अगर $1 बढ़ी तो CNG 4.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो जाएगी। पेट्रोल एंड डीजल का जो हम इस्तेमाल करते हैं भारत में वो इम्पोर्टेड क्रूड पर डिपेंड होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। तो लेकिन जो इम्पोर्टेड क्रूड की कीमत होती है, इससे सरकार जो भाव से कंज्यूमर्स को देती है वो दुगना होता है। अभी सरकार को ये टैक्सेस कम करके कंज्यूमर के लिए कीमत क्या बढ़ावा मॉडरेट कर सकती है। तेल के साथ साथ जंग का सीधा असर देश की कृषि पर पड़ेगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन बड़े फर्टिलाइजर उत्पादक देश हैं। भारत रूस से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर मंगाता है। अगर जंग हुई तो फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन पर असर होगा, जिससे फर्टिलाइजर की कमी होने का खतरा है। यानी युद्ध से भारत में आर्थिक नुकसान होना तय माना जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और नुकसान भी हो सकते हैं। युद्ध का प्रभाव रूस से हथियारों की खरीद पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए रूस 60% के साथ सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। अब अमेरिका भारत पर रूस से हथियार न खरीदने का दबाव बढ़ा सकता है। इसकी आंच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सौदे पर भी पड़ सकती है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 5 S-400 सिस्टम खरीदने का सौदा किया था। एक यूनिट लगाई जा चुकी है, जबकि दूसरी की मार्च में डिलीवरी की उम्मीद है। बाकी की 3 यूनिट्स रूस ने इस साल सितंबर तक भारत को देने का वादा किया है, लेकिन युद्ध से इनकी डिलीवरी पर असर पड़ सकता है। देखिए, रूस और यूक्रेन, इनकी लड़ाई का व्यापक असर जो है वो पूरी दुनिया पर होगा। आने वाले दिनों में ये प्रभाव बेहद ज्यादा होगा। जैसे आज ही दुनिया भर के शेयर मार्केट से अरबों डॉलर स्वाहा हो गए। पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इन आर्थिक नुकसान के अलावा बहुत से कूटनीतिक और सामरिक नुकसान भी दुनिया को होने वाले हैं। इस रिपोर्ट में समझिए आप। ग्लोबल वर्ल्ड में जब युद्ध इतने बड़े स्तर पर हो तो उसका पूरी दुनिया पर असर होना लाजमी होता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का प्रभाव भी पूरी दुनिया पर पड़ना शुरू हो गया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल के दाम पर पड़ा, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। 2014 के बाद पहली बार कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार चले गए। पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ने का असर होगा, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। रूस दुनिया को 12% कच्चे तेल की सप्लाई करता है। एक दिन में रूस 50 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है। इसके अलावा 25 लाख बैरल रिफाइंड पेट्रोलियम पदार्थ भी निर्यात करता है। इस युद्ध का असर प्राकृतिक गैस की कीमतों पर भी पड़ सकता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। रूस 40% तेल और प्राकृतिक गैस यूरोप को बेचता है। यूरोप में अगर 10% गैस की किल्लत हुई तो जीडीपी को 9 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पूरे यूरोप में पहले से ही गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। यूरोप आजकल काफ़ी गैस सोवियत यूनियन से एक पाइपलाइन द्वारा लेता है, तो ये तो डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन दूसरी जो पाइपलाइन है, जर्मनी हैज स्टॉप्ड इट। आज के हमले का सीधा असर दुनिया भर के शेयर बाजार पर पड़ा।
पूरी दुनिया में निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। रूस की शेयर मार्केट से ही 18 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ऑस्ट्रेलियन शेयर मार्केट से भी निवेशकों के 5,29,000 करोड़ रुपए डूब गए। एक ही दिन में बिटकॉइन के दाम 1,12,000 रुपए से ज्यादा गिर गए। पूरी दुनिया के क्रिप्टो मार्केट में एक दिन में 120 लाख करोड़ के नुकसान का अनुमान है। रूस और यूक्रेन के युद्ध का एक बहुत बड़ा असर अनाजों की सप्लाई पर भी पड़ सकता है और इससे दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी भूखी भी रह सकती है, क्योंकि दोनों ही देश बड़ी मात्रा में दुनिया को अनाज सप्लाई करते हैं। रूस दुनिया का सबसे बड़ा जौ उत्पादक देश है। दुनिया में गेहूं के निर्यात में 18% की हिस्सेदारी रूस की है। रूस दुनिया का दूसरा बड़ा सूरजमुखी के बीज उगाने वाला देश है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आलू उगाने वाला देश है। युद्ध से इन अनाज की सप्लाई पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा इस युद्ध का असर उन देशों पर भी पड़ सकता है जो रूस से हथियारों का आयात करते हैं। अमेरिका के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। रूस दुनिया के करीब 45 देशों को हथियारों का निर्यात करता है। 2016 से अब तक दुनिया में जितने भी हथियार बिके उनमें से 20% रूस के थे। युद्ध से उन डील्स पर असर पड़ सकता है जिन्हें रूस को डिलीवर करना था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।